And welcome back to SK1 and we're back again with JEE Advanced 2023 के फिजिक्स एंड आज हम लोग फिर से will attempt for the few more questions and ऐसे one by one will try attempting all the questions in kind of some many videos। तब यहाँ पे हम लोग अपने वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम सीइंग ओवर हियर ये क्वेश्चन काइंड ऑफ ऑप्टिक्स का है। A monochromatic light wave is incident normally on a glass slab of thickness d as shown in the figure. The refractive index of the slab increases linearly from n1 to n2 over the height h. Which of the following statement or statements is or are true about the light wave emerging out of the slab? तो यहाँ पे आपके पास एक मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव है एंड ये जो लाइट वेव है दिस इज शोन टू बी गोइंग लीनियरली ओवर हियर। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जा रही है एंड यू कैन सी एज द वेवफ्रंट्स आर अप्रोचिंग व्हाट एज ऑल दीज वेवफ्रंट्स आर अप्रोचिंग अ स्लैब ऑफ थिकनेस d। ये थिकनेस d की स्लैब है एंड ये जो थिकनेस d वाली स्लैब है इसमें ओवर अ हाइट h यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है ये इंक्रीज करती है लीनियरली फ्रॉम n1 टू n2। ओवर अ हाइट h ये इंक्रीज करती है गिवन दैट n2 इज ग्रेटर देन n1। तब यहाँ पे इस मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव के लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं इन आवर ऑप्शंस एंड वो हमें प्रूव करना है कि वो हमें बताना है कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। तो फर्स्ट आप ऑप्शन में देख सकते हो द स्टेटमेंट इज कि इट विल डिफ्लेक्ट अप बाय एन एंगल tan इनवर्स n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर d ओवर 2h। n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर d ओवर 2h। सेकंड इज कि इट विल डिफ्लेक्ट अप बाय एन एंगल tan इनवर्स n2 माइनस n1 d ओवर h। It will not deflect. The deflection angle depends only on n2 minus n1 and not on the individual values of n1 and n2। तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन से तो ऐसे जाता है, ऑप्शन से तो एकदम ट्रू हो नहीं सकता। जब स्टडीड ऑप्टिक्स आपको पता है ये लीनियरली इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पे जो वेफरेंट्स अप्रोच करेंगे उन्हें एक डिफरेंट टाइम लगेगा टू इमर्ज आउट ऑफ हियर देन द वेफरेंट्स अप्रोचिंग दिस थ्रू द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n2, क्योंकि इनकी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी अलग अलग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से। मतलब डिफ्लेक्शन एकदम पक्का है, होना ही होना है। डिफ्लेक्शन कितनी एंगल से होगा लेट्स फाइंड आउट। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम t पे, इनफैक्ट t नहीं मैं t इक्वल 0 मान रहा हूँ, जब ये लाइट वेव इसको एकदम हिट करती है तो एक वेव फ्रंट a यहाँ पे है, सिर्फ एकदम मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव है, यहाँ पे इंसिडेंट है। एक वेव फ्रंट b यहाँ पे सेम टाइम पे दोनों वेव फ्रंट्स इसको हिट करेंगे। इसे मैं वैक्यूम मान ले रहा हूँ, वैक्यूम या फिर एयर। यहाँ का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जस्ट 1 है। यहाँ पे इससे स्पीड ऑफ लाइट से इन वैक्यूम ये ट्रैवल करेंगे, ये दोनों एक साथ हिट करेंगे। जब ये एंटर करते हैं ये अलग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से जाएगा, ये अलग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से जाएगा। इसका मतलब क्या, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड ये वेव फ्रंट ए इतना डिस्टेंस d1 इतनी विड्थ d और रादर d कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। ये बेसिकली ट्रैवल करेगा, इसे जितना डिस्टेंस d ट्रैवल करना है तो इमर्ज आउट ऑफ दिस स्लैब डिवाइडेड बाय में इसकी स्पीड क्या है c बाय में n1 है, क्योंकि n1 इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू जा रहे हैं सो इट इज n1 d ओवर में c। इसे इतना टाइम लगेगा टू इमर्ज आउट ऑफ दिस स्लैब या फिर टू हिट द राइट एंड ऑफ दिस स्लैब एंड ऑब्वियसली जितना जिस टाइम इंस्टेंट पे हिट करेगा उसे टाइम इंस्टेंट पे ये बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ये जो वेवफ्रंट b है ये उसी टाइम इंस्टेंट पे नहीं मर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू पास करेगा व्हिच इज ग्रेटर देन n1। मतलब ये स्लोअर स्पीड से जाएगा, मतलब उतने ही टाइम में ये d डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। इट विल बी समवट हाफ वे थ्रू। ये कुछ ऐसे डिस्टेंस इसने इतनी कवर किया है, अभी इसकी रिमेनिंग डिस्टेंस है। मान लो इसने अभी तक s1 डिस्टेंस कवर किया है, मान लो s डिस्टेंस अभी तक इतने टाइम t में कवर कर लिया, तो इसे अभी कितना और डिस्टेंस ट्रैवल करना है d माइनस s ट्रैवल करना है। ये s फाइंड आउट करते हैं कि इतने टाइम t में वेवफ्रंट b ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। s बेसिकली हो जाएगा इसके स्पीड विच इज c बाई n2 टाइम्स में टाइम t हो गया, तो इसे मैंने कर दिया c से c कैंसिल n1 बाई n2 d। सिंस n1 इज लेसर देन n2 ये डिस्टेंस ये जो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस क्लियरली d से कम है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने अभी d डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रैवल नहीं किया है, तो इसे डिस्टेंस कितना और ट्रैवल करना है d माइनस s ट्रैवल करना है। ये कितने टाइम में इतना और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये कवर करेगा मान लो एक टाइम t1 में, एक टाइम t1 विच इज द डिस्टेंस d माइनस s से ट्रैवल करना है डिवाइडेड बाई में इसकी स्पीड हुई c बाई n2।
तब ये इसने और एक एडिशनल टाइम लगाया विच विल बी इक्वल टू n2d माइनस में n2s ओवर c। इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ विथ s कितना है n1/n2d है, तो n2s क्या हो गया, ये हो गया n1d के इक्वल। यहाँ से मतलब ये आपने लिख दिया n2 माइनस में n1d/c। तो इसे इतना एडिशनल टाइम लगेगा टू कवर दिस मच डिस्टेंस, मतलब इसने n1d/c प्लस में n2 माइनस n1d ओवर c टोटल टाइम लगाया टू गो रेफरेंट टू गो फ्रॉम दिस टू बेसिकली कवरिंग अ विड्थ ऑफ d। द थिंग इज कि a ने सिर्फ इतने टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर लिया था एंड इमर्ज कर गया, मतलब जो टाइम बेसिकली t1 b लगा रहा है टू कवर दिस एडिशनल डिस्टेंस जो कि a ने कवर कर लिया है, उतने टाइम में a ने यहाँ से इमर्ज किया एंड और फर्दर जाएगा थ्रू दिस वैक्यूम। तो T1 में बेसिकली B ने इतना कवर किया, A यहाँ से निकल गया, अब इसकी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1 से ट्रैवल कर रहा है, मतलब अब ये कहीं यहाँ पे होगा जब ये यहाँ से इमर्ज करता है। इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं कितना कवर किया, अब तो थ्रू वैक्यूम या फिर थ्रू एयर ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस S1 हो गया ये कितना हुआ, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टाइम्स में टाइम T1 एंड C से C कैंसिल n2 माइनस में n1 टाइम्स d। इसने एक n2 माइनस n1 टाइम्स d और डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। ऑन दी अदर हैंड B अभी यहाँ से इमर्ज ही कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्लियरली आप देख सकते हो, पहले ये वेवफ्रंट्स ऐसे प्लेन वेवफ्रंट्स आ रही थी सारी एक साथ इक्वी डिस्टेंट, अब ये वेवफ्रंट B यहाँ पे है, वेवफ्रंट A यहाँ पे, क्लियरली आप देख सकते हो, क्लियरली आप देख सकते हो कि अब ये लाइट वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, अब ये लाइट वेव परपेंडिकुलर टू दिस पाथ, अब ये लाइट वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये वेवफ्रंट यहाँ है, ये वेवफ्रंट यहाँ है, इसके परपेंडिकुलर ये सारी, ये इधर ट्रैवल करेगी, ये इधर ट्रैवल करेगी। तो अब अगर ये इज द डायरेक्शन ऑफ रे एंड इनिशियली ये कैसे ट्रैवल कर रहे थे, इनिशियल इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा हो गया, बेसिक ज्योमेट्री ये एंगल थीटा है, तो आपको क्लियरली पता है कि ये एंगल भी थीटा हो गया। हमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा ही कैलकुलेट करना है, मतलब क्या, मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस मुझे h बताया गया है, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ h ओवर अ हाइट ऑफ h, ये n1 से n2 लीनियरली द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन द स्लैब वैरी करता है। तब tan ऑफ थीटा एंगल मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया दिस n2 माइनस n1d, n2 माइनस n1d डिवाइडेड बाई में h, मतलब मेरा जो एंगल थीटा है दिस इज इक्वल टू द tan इनवर्स n2 माइनस n1d ओवर h। ये मेरा फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे अगर मैच किया जाए तो यहाँ पे वी कैन मैच इट, अ लिटिल करेक्शन हियर, इसको मैं एक बिग ब्रैकेट बना देता हूँ एंड सिंस ये ब्रैकेट के अंदर है सो इट्स बेटर टू स्टिल कीप इट अंडर ब्रैकेट टू कीप कंफ्यूजन फ्रॉम अराइजिंग। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था, इट विल डिफ्लेक्ट अप बाय एन एंगल tan इनवर्स n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर d ओवर 2h, ये तो ऐसे कैंसिल हो जाता है, नहीं है वो। The second option was it will deflect up by an angle tan inverse n2 minus n1 d over h, that is correct। तो एक तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, it will not deflect, obviously deflect कर रहा है as long as you are saying कि n2 minus n1 कुछ difference है over a height h। The deflection angle depends on n2 minus n1 and not on the individual values of n1 and n2। हमारे फॉर्मूला में दिख रहे हैं, इनके डिफरेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, इनके इंडिविजुअल वैल्यूज पे बाय एनी फैक्टर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब जो ऑप्शन डी है ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो दैट यू सी बी एंड डी करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसके आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड फॉर ऑलराइट एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अपना सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं व्हिच इज ऑफ ऑप्टिक्स एज वेल। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। This is an optical arrangement consists of two concave mirrors M1 and M2 and a convex lens L with a common principal axis as shown in the figure. The focal length of L is 10 cm. The radii of curvature of M1 and M2 are 20 cm and 24 cm respectively. The distance between L and M2 is 20 cm. A point object S is placed at the midpoint between L and M2 on the axis. When the distance between L and M1 is n by 7 cm and one of the images coincides with S, the value of ns। तो यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है कि आपके पास एक तो यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर M1 हो गया, फिर एक कॉन्वेक्स लेंस L हो गया, दिस इज L, फिर एक और कॉन्केव मिरर आपके पास M2 हो गया।
यहाँ पे सेम इनके प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये डिस्टेंस है आपके 20 सेंटीमीटर। इनके मिडवे पे हम लोगों ने क्या प्लेस किया है, एक पॉइंट सोर्स प्लेस किया है, एक पॉइंट सोर्स जिसे हम लोगों ने एस का। उसके अलावा इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस एंड दिस बताए गए हैं। M1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर M1 मतलब इसका 20 सेंटीमीटर है, इसका 24 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इसका 24 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ विल ऑब्वियसली बी इन यूज, क्योंकि इससे हम लोग रिफ्लेक्शन की बेसिकली इमेज कैलकुलेट करेंगे। इसकी फोकल लेंथ आप क्या लोगे, r/2। यहाँ पे आप इस कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव लोगे। सो क्लियरली अगर 24 सेंटीमीटर तो -12 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो गई। ये 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, मतलब समथिंग लाइक यहाँ पे आपको इसकी फोकल लेंथ बेसिकली दिखाई दे रही है। अब मैंने क्या किया, मुझे बताया गया है कि जब L एंड M1 के बीच के डिस्टेंस क्या है, n/7 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस आपने n/7 सेंटीमीटर लिख लिया। तब आपको बताया गया है कि वन ऑफ दीज इमेजेस बेसिकली एस से कोइंसाइड कर रहे हैं, तब n की वैल्यू क्या है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहली चीज देखिए, ये एस है, ऑब्वियसली लाइट एमिट करेगा, इसके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होंगे ऑफ दीज लाइट वेव्स ऑफ दीज वेव फ्रंट्स। पहली इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, पहली इमेज इस कॉन्केव मिरर के इस साइड पे आप देख सकते हो, एक इमेज I1 फॉर्म हो रही है। ये इमेज I1 यहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे फॉर्म होगी, किस डिस्टेंस पे फॉर्म होगी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/v प्लस में 1/u, मैंने लगा दिया 1/f फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्केव मिरर। मैंने 1/u प्लस 1/v इक्वल्स 1/f कर दिया। यहाँ पे अगर मुझे इस इमेज के डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, आई डू 1/v प्लस में। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। फॉर दिस पर्टिकुलर मिरर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ले रहा हूँ, सो आई कैन क्लियरली से इट इज 1/-10 किसके इक्वल है, इसकी फोकल लेंथ इज 1/-12, 1/f इज 1/-12, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में रख रहे हैं। तो 1/v मैंने क्या कर दिया, ये 1/v माइनस 1/10 इज 1/-12, मतलब 1/v इज 1/10 माइनस में 1/12। ये 1/10 माइनस में 1/12 है क्या, ये हो गया अपन 120। ये हो गया 12 माइनस में क्या, 12 माइनस में आप देख सकते हो यहाँ पे 10 है, विच इज 2/120। तो इसे मैंने कैंसिल कर दिया 1/60 टाइम्स में। मतलब यहाँ पे क्या पता चला, ये जो आपकी इमेज डिस्टेंस है ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। मतलब इस साइड ऑफ दिस मिरर आपको 60 सेंटीमीटर पे, अगेन द डिस्टेंसेस आर काइंड ऑफ एग्जैगरेटेड, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने 20 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, एंड बाय नो मींस डज इट लुक दैट वे, लेकिन फिर भी व्हाट मैटर्स इज कि यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिख दिया है। अब 60 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होती है, यू विल ट्रीट दैट एज एन ऑब्जेक्ट, एंड अब इसकी लाइट जब इससे रिफ्रैक्ट होती है लेंस L से, तब अब उसके इमेज देखेंगे। अब इसको आपने बस बेसिकली इस इमेज को एक ऑब्जेक्ट मान लिया। जब इस इमेज को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं तो फॉर लेंस L ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। तो फॉर लेंस L ये जो इमेज है दैट इज द ऑब्जेक्ट एज ऑफ नाउ कितनी डिस्टेंस पे है, 80 सेंटीमीटर पे है दिस साइड। तो इसे हम लोग क्या ले रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो मैंने फिर से लगाया 1/v। अब ये लेंस के लिए यू विल यूज माइनस में 1/-80 किसके इक्वल लग दिया। अब लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल जो कि बताई गई है एज द फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसे मैंने कर दिया 1/10, अगेन इन सेंटीमीटर्स ओनली। तो 1/v प्लस में 1/80 किसके इक्वल है, 1/10 के इक्वल है। मतलब 1/v 1/10 माइनस 1/80, इसको मैंने कर दिया एज अपन में 80 हो गया। ये हो गया 8 माइनस में 1 विच इज क्लियरली 7, तो 7/80 हो गया। मतलब v की वैल्यू क्या है, 80/7 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे ये जो बेसिकली इसकी इमेज एक नई फॉर्म करेगा, ये कौन से डिस्टेंस पे होगी, 80/7 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दिस यहाँ से होगी। तो 80/7 सेंटीमीटर ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसने 80/7 सेंटीमीटर पे एक नया बेसिकली इमेज फॉर्म किया। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जब ये L एंड M1 की बेसिकली डिस्टेंस n/सेंटीमीटर है तो ये इमेज कोइंसाइड करेगी। ये 80/7 सेंटीमीटर है,
तो प्लस में मैंने इसका ये वाला फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ पे है, क्लियरली यू कैन सी फोकल लेंथ पे m1 की जो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर बताई गई है दैट इज गिवन टू बी m1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर नहीं 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर तो इसकी फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। इस 10 सेंटीमीटर जहां यहाँ पे फोकस हो रहा है तो इसको मैंने ऐड किया विद दिस ऑब्जेक्ट विद दिस इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, तब मुझे क्या मिल रहा, तब मुझे द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्केव मिरर m1 एंड द लेंस मिल रहा। तब मैंने क्या किया कि 80/7 प्लस में क्या, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मुझे इक्वल आनी चाहिए डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज n/7 सेंटीमीटर। तो n को बस 7 को बस इधर कर दो, n विल बी इक्वल टू 80 इंटू 7/7, 80 प्लस में 10 इंटू 7, 80 प्लस 70 150। अब यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखना, दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखना क्योंकि डिस्टेंस बताई गई थी n/7 सेंटीमीटर, नॉट n/7। अगर n/7 कहा होता तब n की वैल्यू 150 सेंटीमीटर होती, n/7 सेंटीमीटर क्या कहा गया, सो n इज नो फिजिकल क्वांटिटी, n सिर्फ एक इंटीजर है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये जो डिस्टेंस है आपकी ये बेसिकली 150/7 सेंटीमीटर के इक्वल है एंड यहाँ पे जो आपको फिल करना था n की वैल्यू इज गिवन ब्लैंक में, सो दैट इज 150। ऐसा हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ वी मूव ऑलराइट एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग क्विकली द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पे मूव ऑन करते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट कि a series LCR circuit is connected to a 45 sin omega t volt source. The resonant angular frequency of the circuit is 10 power 5 radian per second and current amplitude at resonance is I naught. When the angular frequency of the source is omega equals 8 times 10 to the power 5 radian per second, the current amplitude in the circuit is 0.05 I naught. If capital L equals 50 millihenry, match each entry in list 1 with an appropriate value from list 2 and choose the correct option. तो यहाँ पे हमें list 1 and list 2 given है। तो पहले let me just explain this thing कि आपके पास एक LCR सर्किट है जिसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है एप्सिलॉन इक्वल्स 45 sin ओमेगा t, एक वोल्टेज सोर्स है। तो क्लियरली आपको एक अल्टरनेटिंग करंट दिख रहा है, एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स दिख रहा है। तब यहाँ पे इसकी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताई गई है। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू बी क्या, इज गिवन टू बी 10 to the power 5 रेडियन पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे आपके जो करंट होगी ये अपनी पीक वैल्यू पे होगी। इनफैक्ट द मैक्सिमम करंट भी किसी भी गिवन इंस्टेंट पे, मतलब जैसे यहाँ पे 45 वोल्ट है मैक्सिमम जो कि EMF हो सकता है। तो इवन डिस्पाइट बीइंग एट द पीक वैल्यू आप करंट को देखोगे ड्यू टू द लीस्ट अमाउंट ऑफ इम्पीडेंस ओवरहेड जो कि सिर्फ रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, करंट विल बी एट एक्चुअली इट्स पीक वैल्यू जो कि यहाँ पे पॉसिबल है। तब यहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे क्या बताया गया, द करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इज बेसिकली आई नॉट। तब यहाँ पे जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ओमेगा इक्वल्स 8 टाइम्स 10 to the power 4 रेडियन पर सेकेंड है, तब करंट एम्पलीट्यूड क्या है, तब करंट एम्पलीट्यूड इस बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा पे 0.05 आई नॉट के इक्वल है। तब यहाँ पे अगर हमारी इंडक्टेंस 50 माइक्रो हेनरी के इक्वल है तब हमें क्या करना है, लिस्ट 1 की इंक्रीज को लिस्ट 2 की इंक्रीज से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, P में है आई नॉट इन मिली एम्पियर, the quality factor of the circuit, the bandwidth of the current in radian per second of the circuit in radian per second, the peak power dissipated at resonance in watt and list 2 में आपको 5 ऑप्शंस है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि बेसिकली just there is just numbers, alright, so we won't discuss about that, हम लोग बस मैच करते जाएंगे by seeing all the values। तो पहले I naught is the main quantity of interest, उससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। What we do is, since एक LCR सर्किट है, एक LCR सर्किट है, हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताई गई है तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता है हमेशा 1/√LC के इक्वल होती है, 10⁵ के इक्वल है। तो मैंने क्या कर दिया, अगर ये 1/√LC 10⁵ के इक्वल है मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब यहाँ से ये रूट हट गया, 1/LC 10⁻10 के इक्वल है। मतलब यहाँ से कैपेसिटेंस निकल गया 1 में 10⁻10 इंटू में ये जो इंडक्टेंस है 15 to 10⁻³ के इक्वल। अब ये 15 to 10⁻³ को मैंने लिख दिया 5 × 10⁻³
टू 1/5 0.2 के इक्वल होगा, इंटू में 10 पे पावर आपका हो गया माइनस में 8, मतलब ये हो गया 2 × 10 पे पावर माइनस 9 फैरेड। इतना आपका कैपेसिटेंस ऑफ दिस गिवन एलसीआर सर्किट है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस निकल गया। अब आप क्या कर सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो पीक वैल्यू, आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कह दो एट एनी गिवन एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय में द इम्पीडेंस, यही होती है। अब देखो जब हमारी एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी थी तो मैक्सिमम द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ करंट 0.05 नॉट गिवन। तो मैंने क्या किया, अगर ये रेजोनेंट की बात करते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट एट दैट जो कि आई नॉट के इक्वल है, तो इसको मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया विद एप्सिलॉन एम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस जस्ट इक्वल्स द रेजिस्टेंस। यहाँ पे एप्सिलॉन एम है, यहाँ पे एप्सिलॉन एम है, तो एट एनी गिवन आप देख सकते हो, एट एनी गिवन एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी एप्सिलॉन एम आपने क्या लिख दिया, जो कि आई नॉट आर के भी इक्वल हो सकता है। इट ऑल्सो इक्वल्स आई एम, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट एट दैट एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम्स में इम्पीडेंस। तो इसको हम लोग इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए लिख रहे हैं, जहाँ पे ये जो वैल्यू है ऑफ करंट 0.05 आई नॉट है, टाइम्स में मैंने कर दिया रूट ऑफ इसका इम्पीडेंस होगा आर स्क्वेयर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से आई नॉट क्लियरली कैंसिल हो जाते हैं। एक्सएल एंड एक्ससी को फाइंड किया जा सकता है समथिंग लाइक दिस। मैंने एक्सएल को कर दिया ओमेगा एल। अब अगर ये ओमेगा एल के इक्वल है, ओमेगा आपका 8 × 10 पे पावर 4 हो गया, एल आपका 50 माइक्रो हेनरी है, 8 × 10 पे पावर 4 इंटू में 50 मतलब 5 × 10 पे पावर माइनस 2, तब ये हो गया आपका 40 एंड ये हो गया, तो टोटल ऑफ 4000 ओमेगा आपको मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप 1/ओमेगा-c कर सकते हो। तब ये जो 1/ओमेगा-c आप कर रहे हो, दिस विल बेसिकली बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में क्या है ओमेगा 8 × 10 पे पावर 4 टाइम्स में c हम लोगों ने निकाल लिया 2 × 10 पे पावर माइनस 9। ठीक है, अब ये हो गया। फॉर दिस आई जस्ट रिलाई ऑन द यूज ऑफ कैलकुलेटर। ये हो गया हमारा, अगर इसे कैलकुलेट करें 1 डिवाइडेड बाई में क्या है 8 × 10 पे पावर 4 इंटू 2 × 10 पे पावर माइनस 9, आपका 6250 इसकी वैल्यू आ रही है। 6250 ओमेगा हो गया। एक्सएल माइनस एक्ससी की बात कर रहे हैं, क्लियरली आप देख सकते हो एक्सएल इज लेसर देन एक्ससी, एक्सएल एक्ससी से कम है। सो दिस पर्टिकुलर एलसीआर सर्किट इज मोर कैपेसिटिव दैन इंडक्टिव। लेकिन क्या मैटर करता है, आफ्टर ऑल यहाँ पे स्क्वायर करना है, सो एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्ससी माइनस एक्सएल इक्विवेलेंट रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक्सएल माइनस एक्ससी क्या है -2250 ओमेगा है। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया, मतलब आर इक्वल्स, आर का स्क्वायर कर देते हैं, आर का स्क्वायर इक्वल्स क्या 0.05 का स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू में 10 पे पावर माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो विथ आर स्क्वायर प्लस में ये क्या हो गया 2250 का स्क्वायर, एक्चुअली -2250 का स्क्वायर, बट दे आर जस्ट इक्विवेलेंट, माइनस कोई नहीं यहाँ पे लिख देते हैं। तब यहाँ पे आपका क्या हो गया कि अब मैंने कर दिया 1 - 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3, तो ये हो गया 1 - 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 0.9975, 0.9975 आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये इक्वल हो जाएगी 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 इंटू में क्या, इंटू में 2250 का स्क्वायर। तब ये जो वैल्यू आपकी दिख रही है इट इज 12656.25। तब मैंने यहाँ से r की वैल्यू निकाल दी, डिवाइडेड बाय में दिस अंडर रूट कर देंगे 0.9975 एंड फिर इसका रूट कर दो 112.64 ओमेगा आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल गया, कैपेसिटेंस मिल गया, इंडक्टेंस पता ही था। सो वी हैव नोन लॉट्स ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ से अब आई नॉट इजिली निकाला जा सकता है। कैसे, आई नॉट को मैंने कर दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई में रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज 45 वोल्ट होगा डिवाइडेड बाई में, अब ये जो मेरा आंसर है 45 डिवाइडेड बाई में आंसर कर दो 0.4 समथिंग आपकी वैल्यू मिल रही है एम्पियर में। ठीक है, आई गेस आई नॉट मिली एम्पियर में पूछा गया था, राइट, आई नॉट मिली एम्पियर में पूछा गया 0.4 एम्पियर, मतलब आपने इसे 400 मिली एम्पियर लिख दिया।
तो ये आपका बेसिकली फॉर पी दैट इज आई नॉट मिली एम्पियर में पूछा गया नंबर होगा। तब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे पी का थर्ड में मैच कर सकते हो जहाँ पे 400 लिखा गया है, तो पी को आपने थर्ड से मैच कर दिया। उसके साथ वी कैन मूव ऑन क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट बैंडविड्थ। अब देखो पहले बैंडविड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले बैंडविड्थ हम लोग कैलकुलेट करते हैं आर ओवर में एल, यहाँ पे रेजिस्टेंस ओवर में इंडक्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस है 112.64 डिवाइडेड बाई में इंडक्टेंस कर दो 50 इंटू 10 पे पावर माइनस 3, तब ये हो गया 2252.8। अब ये जो 2252.8 है बैंडविड्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग रेडियन पर सेकेंड में यू कैन सी, तब यहाँ पे 2250 एक आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली एक आपको वही रिजल्ट मिल रहा है। मतलब आपने क्या किया इस बैंडविड्थ ऑफ सर्किट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आर जहाँ पे बैंडविड्थ पूछा गया था, इसको किससे मैच करोगे, फोर्थ एंट्री इन लेस सेकेंड से मैच करोगे। बैंडविड्थ पता चल गया, आपको पता है कि बैंडविड्थ पता है, मतलब आपको क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर क्वालिटी फैक्टर पूछा गया था, इट इज जस्ट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय में बैंडविड्थ। तो मैंने इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 10 पे पावर 5 से डिवाइड कर दिया, मेरा ये वाला आंसर, तो ये हो गया 44.4 समथिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। तो एक तो ये मिल गया था 44.4 यहाँ पे आपको मिल रहा है, एंड अगर इस लिस्ट सेकंड में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 44.4, मतलब क्यू को मैंने फर्स्ट से मैच कर दिया। यहाँ पे एक लास्ट रिमेनिंग है जो कि पीक पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन वॉट, एंड लिस्ट सेकंड में 2 एंट्रीज अभी बाकी हैं, सो यू कैन नॉट से कि आपने 3 सॉल्व कर दिया तो एक आपने ऐसे लगा दिया, दैट इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। तो पीक पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन वॉट, तो देखो पीक पावर की बात हुई है मतलब करंट की आप पीक वैल्यू रखोगे, रेजोनेंस की बात हुई है मतलब इम्पीडेंस तो रेजिस्टेंस के इक्वल ही है, इम्पीडेंस तो रेजिस्टेंस के इक्वल ही है, मतलब आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर रेजोनेंस के कंडीशन में आई स्क्वायर आर आपने सीधे लिख दिया, द पीक वैल्यू ऑफ करंट टाइम्स में द रेजिस्टेंस पता है पीक वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस आई नॉट के इक्वल है, आई नॉट हम लोगों ने निकाला है 0.4 एम्पियर, तो 0.4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस जो कि 112.64 के इक्वल है, तो यहाँ पे 18.0224 आपको मिल रहा है। आई राइट दिस एज 18 वॉट, तो ये हमारा मिल रहा है। तो एस का आप किस में मैच करोगे, सेकंड में 18 लिखा हुआ है, तो एस को आपने मैच कर दिया सेकंड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने क्या फॉर्म किया है, बेसिकली समथिंग लाइक P3 Q1 R4 S2, एंड यहाँ पे देखा जाए तो P3 Q1 R4 S2 सिर्फ ऑप्शन बी में है, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन था। इनफैक्ट दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर कि हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इनफैक्ट इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ऑप्शन ए वाज समथिंग लाइक P2 Q3 R5 S1, option B as I have told, option C P4 Q5 R3 S1 and option D P4 Q2 R1 and S5। मतलब अगर आप चारों ऑप्शन में से देखते हो पहले ऑप्शन में P का 2 से मैच हुआ है, थर्ड ऑप्शन में P का 4 से मैच हुआ है, फोर्थ में भी P का 4 से मैच हुआ है, सिर्फ सेकंड ही एक सिंगल ऑप्शन है जहां पे P का 3 से मैच हुआ है एज इन आवर सॉल्यूशन। मतलब हम लोगों ने पहला ही वैल्यू निकाल दिया, बस करंट आई नॉट ही निकाल दिया, तो वहां से हमारा क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व हो जाता इफ यू आर इन एग्जामिनेशन एंड यू कुड सेव योर टाइम, बट हियर वी आर डूइंग इट मोर फॉर द सॉल्यूशंस पर्सपेक्टिव, तो हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया है। बाय द वे दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड दिस वीडियो ऑफ माइन, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।